तो एक चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, जो चैप्टर आपका ठोस अवस्था। तो पहले तो ये जानना है कि ठोस अवस्था में दोष क्या होते हैं। दोष क्या होते हैं? जितने भी ठोस पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणु और अणु और आयनों से मिलकर बना है। अब उसकी जो परमाणु, अणु या आयन है वो सही क्रम में नहीं होते, उनमें कहीं ना कहीं क्रम में ना अनियमित क्रम पाया जाता है। उसके आधार पर ही दोष बने गए हैं, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष और एक स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो इसे पढ़ते हैं। यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार की होती हैं कि इसमें धनायन तथा ऋणायनों का अनुपात वही रहता है जो कि आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी धनायन और ऋणायनों का जो अनुपात है वो सेम है जो आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। अर्थात ऐसी अनियमितताएं जिनसे ठोस की स्टाइकियोमेट्रिक विक्षुब्ध नहीं होती। स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब है धनायन और ऋणायन अनुपात में सेम रहना, स्टाइमेट्रिक दोष कहलाते हैं। इन्हें आंतरिक दोष के नाम से भी जानते हैं और ऊष्मागतिकी दोष के नाम से भी जानते हैं। तो इसी क्वेश्चन को दो नाम से पूछा जा सकता है पेपर में, आंतरिक दोष और किसके नाम से? ऊष्मागतिकी दोष के नाम से भी हम जानते हैं। ये चीज़ आप इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है और इकाई कोष्टिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। धातु का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। तो पहले देखो, आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए की क्यूब। सुबह हमने करा था तो ए में ए माना था हमने। तो ये माने 2 × 10⁻⁸ और पावर कितनी लग रही है? 3। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 8 की पावर 3 से गुना करोगे कितना आएगा? 24। और यदि 200 ग्राम धातु का में आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे घनत्व। 6 क्लास का साइंस का फॉर्मूला है ये। आयतन का फॉर्मूला द्रव्यमान बट्टे घनत्व। और द्रव्यमान का जो मान दे रखा है 200 ग्राम दिया है। द्रव्यमान का मान कितना दिया है? 200 ग्राम सबसे लास्ट वाले लाइन में। और जो धातु का घनत्व है वो कितना दिया है? 2.5 ग्राम। 200 को 2.5 से ग्राम डिवाइड से करेंगे तो वहाँ पेपर में 80 सेंटीमीटर आएगा। और मैंने सुबह बताया था अगर किसी भी चीज़ की हमें संख्या निकालनी है तो दोनों आयतन को डिवाइड कर देंगे, बड़े वाले आयतन में छोटे से। बड़े वाला आयतन का मान है 80 और छोटे का मान है 8 × 10⁻⁻24। और 8 से 80 कट जाएगा, 10 बचेगा और माइनस वाली पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस हो जाएगा और आंसर आ गया। इतनी संख्या है 8 10 × 10⁻24। इतने ये आपके कोष्टिकाओं की संख्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राउल्ट का वाष्प दाब का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं लिखिए। जब मैंने स्कूल में पढ़ाया था, यहाँ पढ़ाया था, तो कभी कभार मैं सीमाएं लिखने भूल जाता हूँ। इस बार सीमा पढ़ लेना, 2 आ रही है। राउल्ट का वाष्प दाब नियम लिखिए और इसकी सीमाएं लिखिए। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रवास के बराबर होता है। अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है P-PS/P और मोल प्रवास का फॉर्मूला है N1/N1 + N2। इसकी जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल n/n प्लस कैपिटल N। विलेय का भार बट्टे विलायक का भार, जानते हैं ना मोल प्रवास में। और इसकी दो उसकी सीमाएँ हैं। राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है और राउल्ट के नियम के द्वारा विचलित करते हैं। तो इसकी सीमा याद कर लेना। यदि पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो पेज नंबर किस पर मौजूद है? ये 15 पे मौजूद है। 15 पे से आप इसे याद कर लेना। देख लो, एक न्यूमेरिकल है 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो मान दे रखा है इन्होंने, कितना दिया है? 14.625 ग्राम और 250 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता निकालनी है। पहली बात तो यहाँ पर मोलरता की जगह मोलरता भी आ सकता है, याद रखना। बस दोनों में एक ही शब्द का फर्क है। अणुओं की संख्या निकालने के लिए मोलों का पदार्थ का भार बट्टे अनुभार। तो पदार्थ का भार कितना दिया है? 14.625 और जो उसका अनुभार है वो 58.5। ये कैसे निकला? Na का मान कितना होता है? 23 और Cl का मान 35. ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा, पीछे दिए जाएगा लास्ट वाले पेज पे, जैसे फिजिक्स के पेपर में आया था। और वो बच्चा ने सोचेगा जो Na का 23 कहाँ दे रखा है, वहाँ न्यूमेरिकल पर यूज होएगी यदि आप न्यूमेरिकल कर रहे हो। बस अगर न्यूमेरिकल विस्तृत में आता नहीं, विस्तृत में आए तो उसमें ही ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल करना कंपलसरी है, चाहे आपको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। दोनों को डिवाइड करा, 1/4 आ गया। अब मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला है पदार्थ का भार बट्टे अनुभार और अपन आयतन लीटर में। तो आयतन की जगह विलायक का भार किलोग्राम में। किलोग्राम में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मोलरता निकालनी है। यदि मोलरता निकालते तो आयतन लेते लीटर में।
लेकिन यहाँ पे क्या निकालनी है हमें, मोलरता। तो किलोग्राम 1/4 1/4 1/4 को 1/4 से डिवाइड करा, कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया और आंसर आ गया। यही चीज़ें मुझे अभी लिखनी थी, इसलिए मैंने इसकी पहले वाले में मान दिया था 14.625, यहाँ पर है 5.85 ग्राम सोडियम 200 ml जल में घोला गया है और यह मोलरता निकालनी है। और मैंने भी बोला था, तो विलियन की मोलरता का फॉर्मूला पदार्थ का भार बट्टे अनुभार और आयतन लीटर में। पदार्थ का भार बट्टे अनुभार को कहते हैं मोलों की संख्या, और NaCl का भार कितना दिया है 5.85 ग्राम सवाल में देखो, और NaCl का अनुभार निकालने के लिए 23 + 35.5 जोड़ के कितना आ गया 58.5 आ गया। विलियन का आयतन निकालने के लिए एक चीज़ और, यदि पहले से आयतन में दिया जाए लीटर में तो उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, यदि वो ml में है तो ही आपको उसे लीटर में बदलने की ज़रूरत है। तो ये ml में है, ये लीटर में है, ये ml में है, मिली लीटर में, तो लीटर में बदल दो, 1000 से डिवाइड करा तो 0.20 आ गया। और मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला है मोलों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में, ये 55.85 और 58.5, तो डिवाइड करके कैलकुलेशन करके कितना आ गया 0.5 आ गया। मैंने आपको कॉपी में भी करवा रखा है क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ साइड में भी कैलकुलेशन की बातें ये। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलियन का अनुभार क्वेथनांक निकालना है। क्वेथनांक जो है 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलर यूनियन स्थिरांक, मेरे ख्याल से सुबह वाला क्वेश्चन है, सुबह करवाया था, तो याद रखना भाई, आवाज़ नहीं, जिसका मान कम है वो स्मॉल w का मान है, जिसका मान ज़्यादा है वो कैपिटल W का मान है। और आपको अनुभार है 180 ग्राम। कैसे लिखना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और C का मान कितना है 12, O का मान है 16 और H का मान 1, वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 180। डेल्टा TB का मान निकालने के लिए फॉर्मूला TS - T0, सुबह करा था हमने T2 - T1, और जब दूसरा मान ना दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, और जल का मान फिक्स होता है, जल का क्वेथनांक, तो 100.34 में से -100 करोगे 0.34 आ गया। तो बोलो मान कर दो यहाँ पर, KB बराबर कितना है मान 0.34 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 100 1000 मल्टीप्लाई 12, कैलकुलेशन सोल्व करोगे 0. कितना आएगा 51 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन उसी की तरह जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। पदार्थ का भार 25 ग्राम और 100 ग्राम है, जो कम मान है वो स्मॉल w है, ज़्यादा मान माना कैपिटल। इससे पहले वाले की तरह आपको ये करना है भाई, आवाज़ नहीं। तो ये वाला 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण का मोल प्रवाह निकालना आसान है, अभी मैंने तुम्हारे सामने करा है, जरूरी नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल कौन से पेज पे है, पेज नंबर 20 पे, चीनी के जल में बना 5% विलियन वाला, इसे अच्छे से देख लेना आप। पहला टॉपिक आपका मोलंस। तो मोलंस की परिभाषा क्या होती है, मोल प्रवाह देखो यहीं छिप रही है परिभाषा, ये रही। किसी पदार्थ किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। किसी विलयन का जो मोल प्रवाह होते हैं, या मोल अंश के नाम से जानते हैं, जैसे मोल प्रवाह के नाम से जानते हैं। तो मोल अंश की जगह यहाँ पे कौन सा शब्द आ सकता है आपके पास, मोल प्रवाह नाम आ सकता है आपके पास, मोल अंश की जगह मोल प्रवाह। दोबारा बोल देता हूँ परिभाषा, किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या या फिर विलायक के मोलों की संख्या, या फिर विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या योग के अनुपात को किस नाम से जानते हैं हम, मोल अंश या मोल प्रवाह कहते हैं। मोलरता क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ की विलय 1 लीटर नहीं आएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। वो मोलरता है, उसमें 1 किलोग्राम आएगा। विलायक की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता में एक शब्द चेंज है बस, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बस 3 डेफिनेशन इसमें से याद करनी है आपको, याद ही हो गई होगी, सुनी होगी ध्यान से। तो हाँ जी, पहला क्वेश्चन है आपका व्हाइट बोर्ड पे, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। यह आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। यदि किसी बच्चे ने फिजिक्स वाली डेफिनेशन इसमें लिख दी विद्युत वाहक बल तो भी चल, बस एक फ़र्क का मतलब है, वहाँ पर आपका करंट या धारा में बातें चलती है, यहाँ विलयन में बात चल रही है। किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव में वे अंतर, जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन है।
कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। ये कह सकते हो आप, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान लोहे से पहले आता है, कब बाद में आता है, इसलिए बाद में आता है। सक्रियता मतलब होती है रिएक्शन करने की क्षमता, कोई तत्व किससे कितनी जल्दी से रिएक्शन कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं। हाँ भाई, आवाज़ नहीं समझ में आगे हो गए क्वेश्चन आपके पास अच्छे से। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छत डालने पर घोल जो है वो नीला क्यों हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत रसायन। और तुमने एक चीज़ और देखा होगा फिजिक्स के पेपर में, तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी 2-2 नंबर के आ रहे हैं, तो ऐसे यहाँ क्वेश्चन आएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छत डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? आंसर है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, और श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर आता है, इसलिए उसे हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। Cu + 2AgNO3 और Cu डबल प्लस, और ये सिंपल सी रिएक्शन आप इसे कर सकते हो। कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़, जस्ते को कहते हैं जिंक, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग नीला रंग धीरे धीरे गायब क्यों हो जाता है? सेम ऊपर वाले को उल्टा आंसर है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की बनी छड़ डालने पर उसका रंग नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn धातु कॉपर से ऊपर स्थित है, जिसके कारण वे कॉपर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता, हटा देता है। ऊपर तो नीला रंग आ रहा था क्योंकि उसका स्थान ऊपर था, और ये नीला रंग गायब हो रहा है क्योंकि कॉपर का स्थान नीचे है। कॉपर का स्थान ऊपर है किसका? कॉपर का स्थान ऊपर है किससे? Ag से ऊपर, इसलिए नीला रंग आ रहा है। या नीचे किससे है? कॉपर का स्थान नीचे है किससे? Zn से, या Z, इसलिए नीला रंग गायब हो रहा है। यदि ना अपने शब्दों में लिखना चाहो ना, सिंपल है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाला तत्व नीचे वाले को विस्थापित कर देता है और अपने स्थान ले लेता है। और नीला रंग इसलिए आ रहा है कि कॉपर का स्थान पहले आ रहा है Ag से, और नीला रंग गायब हो रहा है तो Zn का स्थान पहला आ रहा है Cu से। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आगे हो गए ये वाले। कोलराउस का नियम, सिंपल सा नियम है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। फॉर्मूला क्या है बोलो उसमें? लेमडा m अनंत HCl बराबर लेमडा H पॉजिटिव अनंत प्लस लेमडा Cl माइनस और अनंत। ये आपका क्वेश्चन है आपका। और कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग इसके याद कर लेना, क्योंकि कोलराउस के नियम के साथ में अनुप्रयोग भी पूछे जा रहे हैं आपसे। किसी विद्युत अपघट्य, तो पहले विद्युत अपघट्य है क्या? विद्युत अपघट्य वो विलयन होता है जो आयनों में आसानी से टूट जाता है, जैसे NaCl का विलयन। यदि उसे हम पानी में डालेंगे तो Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। तो विद्युत अपघट्य का मतलब समझ में आ गया। अनंत तनुता पर चालकता, चालकता मतलब जिसमें धनायन ऋणायन चल सकते हैं, जैसे हम उसमें पढ़ते फिजिक्स में विद्युत चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, वही धनायनों ऋणायनों की मोलर चालकता। देखो ये रहा, ये तो धनायन हो गया H+, और ये Cl- क्या हो गया आपका? ऋणायन। और मोलर चालकता हो, ये लेमडा का जो चिन्ह बन रहा है वो आपका है चालकताओं को प्रदर्शित कर रहा है। और योग देखो बीच में प्लस आ रहा है, तो प्लस को किस नाम से जानेंगे? योग के बराबर होता है। ख़त्म, ये नियम है आपको यहाँ से यहाँ तक। अब थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा ये क्या नियम कह रहा है सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपका फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ये देख रहे हो, जो क्वेश्चन 2022 के पेपर में नहीं आए ना, उनके ज़्यादा चांस है, क्योंकि 2022 के पेपर में से 10 से 12% रिपीट होगा, बाकी क्वेश्चन नहीं है और वो इन्हीं में से। पहला नियम है, इस नियम के अनुसार, आराम से पढ़ेंगे समझ में आए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन का मतलब मैंने बताया आयनों में टूटना। जैसे नमक के विलयन में पानी में अगर हम नमक डाल दिया जाएगा तो वो टूट जाएगा Na+ में Cl- में। प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, इलेक्ट्रोड जानते हो, एनोड और कैथोड, प्लस और माइनस, अथवा मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कुल आवेश के समानुपाती होता है। यानी उसकी जो मात्रा है, द्रव्यमान की मात्रा, वो विद्युत आवेश की क्या होएगा? समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होएगा। यानी जितना आपका द्रव्यमान विलयन रहेगा और वो आवेश का अनुक्रमान, उतना ही आवेश उस पर ज़्यादा आएगा जितना पदार्थ ज़्यादा रहेगा। दूसरा नियम क्या है?
जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटियों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा विभिन्न विद्युत अपघट, क्या मतलब है, वो वाले सैल इलेक्ट्रोड वाले सवाल जो जिसमें विलयन भरा रहता है, जो आपके लैब में होते हैं, जिसमें 2 छड़ रहती है, और ऐसी छड़ों को जो विलयन वाले सेल है वो कौन से क्रम में जोड़े गए में, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित करी गई है, सब सेलों के अंदर इक्वल हमने करंट भेजा है। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त ये एकत्र पदार्थों के द्रव्यमान, उनका जो द्रव्यमान है यानी उनके जो वजन है, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार होता है ई से प्रदर्शित करते हैं। तुल्यांकी भार अभी मैंने बताया आयनों की संख्या +1 +2, तो W1 अनुक्रमानुपाती E1 और W2 अनुक्रमानुपाती E2। ये W1 है क्या, W1 जो है पहले पदार्थ का भार है, W2 दूसरे पदार्थ का भार है, E1 पहले विलयन की चालकता है और E2 दूसरे विलयन की तुल्यांकी भार है। E1 पहले का तुल्यांकी भार है और E2 दूसरे का, तो दोनों ही अनुक्रमानुपाती है। यदि दोनों ही अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो आपका जो मान आएगा वो इस प्रकार से बनेगा। आपका मान देखना ज़रा ध्यान से, आपके पास W1 अनुक्रमानुपाती, ये क्या है बोलो आपके पास E1, और अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाओगे Z आएगा, ZE1, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार W2 अनुक्रमानुपाती E2, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाओगे तो आएगा Z और E2। हाँ भाई, यदि मैं दोनों समीकरण को डिवाइड कर दूँ, समीकरण 1 और 2 को मैं भाग कर दूँ, समीकरण 1 व 2 से भाग देने पर Z आएगा। तो बोलो W1 अपॉन में क्या है, बोलो ये W2, ये कितना मान है आपके पास ZE1 अपॉन कितना ZE2, Z से Z कट के क्या फॉर्मूला बना, W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। देख लो दे रखा होगा फॉर्मूला, इसमें आ रहा होगा आपको समझ में, दे रखा W1 अपॉन E1, W2 इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, ऊपर बन जाएगा ना। और ये 3 क्यों है, 3 के लिए भाई, सेल श्रेणी क्रम में 2 की 3 भी जुड़ सकते हैं और 4 भी जुड़ सकते हैं। दोनों नियम पढ़ लेना, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन, और 2 है ये, एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। सिंपल, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। इस घटना को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या आता है, एक शब्द जुड़ जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाने पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, धातु का मानक इलेक्ट्रोड। लिख रहा है देखो, विभवांतर उत्पन्न होता है, इसे ई नोट से प्रदर्शित करते हैं, और पहले वाले की से दोनों डेफिनेशन सेम है, चाहे वो तुषार आवाज़ नहीं, चाहे वो ई का मान हो, चाहे वो ई नोट का मान हो। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखो विद्युत वाहक बल निकालना है, इसमें रिएक्शन ये दे रखा है बना के, ZN वाली आ सकती है, CO वाली आ सकती है, उससे तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी। बस तुम्हें ये याद रखना है इसमें मान कैसे कैसे दिए हैं। इसमें मान दिया है ई नोट, अभी मैंने ई नोट का मतलब बताया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसका मान दिया है +0.34 वोल्ट कॉपर का, और ई नोट AG का जो दिया है +0.80 वोल्ट। अब ये जानते कॉपर वाले जो प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज, यहाँ पे एक तो माइनस वाला माना जाएगा और एक प्लस वाला माना जाएगा। अभी क्रिया कैसे होएगी, ऑक्सीकरण और अपचयन में आप जानते हो, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, त्यागे जा रहे हैं, तो ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं, तो क्या है वो आपके पास अपचयन है। तो दोनों फ़र्क क्या है, एक में इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और एक में इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, दूसरी तरफ आ रहे हैं। तो एक में ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण एनोड पर हो रहा है और अपचयन कैथोड पर हो रहा है। अभी ये मेन फॉर्मूला बस आपको ये तो बस 2 अभिक्रिया आपको मैंने उसमें पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, आयन विधि से समीकरण संतुलित करने बताई थी। तो समीकरण को 2 हिस्से में तोड़ देता था, वही 2 हिस्से में इन्होंने तोड़ दी। ये फॉर्मूला है ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जो ये वाला मान है एक, हाँ जी, तो बड़े वाले मान में से पहले ये वाला देखो, दोनों प्लस में, दोनों माइनस, देखना वो सवाल में, एक प्लस एक माइनस है, दोनों प्लस में दे रखा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से भाई,
जो आपका मान उस पे हो रहा है कैथोड पे, कैथोड वाले में से एनोड वाला माइनस करना है। और कैथोड है कौन सा मान वाला माना जाएगा, ये वाला 0.80, और एनोड कौन सा माना जाएगा 0.34 माना जाएगा एनोड वाला मान। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि उल्टा चलता है, प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ चलता है। तो ये क्वेश्चन बस वहाँ पे जो मान आएंगे ना उन्हें तुम्हें बस वैल्यू रख देनी है और उनसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, माइनस कर देना है बस, तुम्हें ये समझ जाना है बस। ये जरा वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा दो उपयोग बताइए। विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मैंने अभी बताया मतलब उसके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके प्रमुख गुण भी हैं। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। एक तीसरा पॉइंट जिसमें लिखा नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्वों को हटा देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, जबकि नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्वों को नहीं हटाता है और ना ही उसका स्थान ग्रहण कर सकता है, सिर्फ ऊपर वाले। क्यों कर देगा ऐसा, क्योंकि ऊपर वाले की सक्रियता, अभी यश ने पूछा था, चला गया मेरे ख्याल से, उसकी सक्रियता ज़्यादा होती है ऊपर वाले तत्व की। सक्रियता शब्द का मतलब क्रिया करने की दर, क्रिया करने की स्पीड, क्रिया करने की क्षमता। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण साहब वाकिफ हो, H2 + Cl2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जितनी रिएक्शन होती है वो सब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। रिएक्शन आपने पढ़ रखी है H2 + Cl2 और एरो HV, HV का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, तो क्या बनेगा आपके पास, बोलो 2HCl। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति। यदि इसकी आणविकता पूछी जाए, पेपर में क्वेश्चन हो रहा था कोटि और आणविकता पूछी जा रही है, यदि मैं इसमें से HV हटा दूँ तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो अनुभाग ले रहे हैं और इसकी आणविकता भी 2 है। लेकिन यदि मैं इसके ऊपर HV लगा रहा हूँ, HV का मतलब है सूर्य का प्रकाश, तो उसका मतलब है कौन सी अभिक्रिया है, शून्य कोटि की। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, यदि प्रकाश की उपस्थिति आ जाए तो वो शून्य कोटि की है, प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो उन्हें देख लो वो है कितने। यदि 2 अणु है तो द्वितीय कोटि, 3 है तो 3, 1 है तो 1, प्रथम कोटि, सही है। और यदि प्रकाश की उपस्थिति में आ जाए तो मानी जाए शून्य। तो प्रथम कोटि में क्या होता है, जल को गिना नहीं जाता, जल को गिना नहीं जाता। आणविकता तो गिनी जाएगी, कोटि में नहीं गिना जाता। अभी मैं उदाहरण देके समझाऊंगा, अगला जो क्वेश्चन आपके पास आएगा, सारी चीज़ें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ, पीछे दोनों सुन लो। वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। 2 कोटि तो आपके पेपर में से हट चुकी है, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, लेकिन गलती से बाई चांस मिसप्रिंट हो जाए और आ जाए द्वितीय कोटि तृतीय, तो आप लिखोगे कैसे परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल 2 अभिकारक की सांद्रता, 1 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 3 आ जाएगा, सेम डेफिनेशन। पहली बात तो हो नहीं जाए, लेकिन बाई चांस हो जाए तो तुम्हारा माइंड खराब ना हो, आप उसे कर लो। तो एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण देख रहे हो आप, ग्लूकोज की शक्कर की क्रिया जिसे सुक्रोज कहते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फैक्ट्रोज बनता है। ये प्रथम, वैसे तो है तो द्वितीय कोटि की, लेकिन हम प्रथम कोटि की क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जल को गिना नहीं जाता, H2O को गिना नहीं जाता। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सिर्फ रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन दे के आपसे पूछेगा ये बताओ कौन सी कोटि की है, सिर्फ अभिक्रिया दे देगा और क्या पूछेगा, कौन सी कोटि। तो कौन सी कोटि की है, प्रथम कोटि की। यदि जल की जगह साली में H2 लिख दूँ तो वो कौन सी मानी जाएगी, वो आपकी द्वितीय कोटि। तो यहाँ पर H2 है, समझ में आ गई होगी रिएक्शन ये। और कुछ एक विशेष बात आपने जानी होगी कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया वो प्रकाश की उपस्थिति में मानी जाएगी और प्रथम कोटि में जल है तो उसे गिना नहीं जाएगा। ये 2 बात। देखो क्वेश्चन, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। आधी की जगह 3/2 आ सकता है,
1/5 भी आ सकता है, लेकिन पिछले 12 सालों से ये देख रहा हूँ मैं, या तो आधी वाली आ रहा है या 3/2 वाली आ रही है, जो भी होएगा। तो उसके इस तरह की गणना कीजिए। तो याद रखना, जब भी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है तो वहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है अर्धायु काल वाला, अर्धायु काल का व्यंजक। तो परिभाषा भी पढ़िए, तो K बराबर 0.693/T हाफ फॉर्मूला होता है ना ये। तो मान धर दिया हमने, T हाफ का मान कितना दे रखा है बोलो, 50 सेकंड। अब 50 को हमने इससे डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1.38 10⁻²। ये माइनस आप जरूर नहीं, आप इसके हिसाब से करो, आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। 0.6932 को किससे डिवाइड करना है, 50 से, और जो आंसर आएगा वो माना जाएगा। यहाँ पर उन्होंने पॉइंट के हिसाब से पॉइंट बना दिया। समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक में है ये, पेज नंबर। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर बताओ। पीछे वाले दोनों बच्चों देख लो जरा व्हाइट बोर्ड पे। अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, भिन्नात्मक होती है, अलग अलग होती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, याद रखना। अभिक्रिया की जो आणविकता है ना, कभी शून्य नहीं होगी। शून्य का मतलब है कोई पदार्थ है ही नहीं, और जब कोई पदार्थ है ही नहीं तो अभिक्रिया होएगी नहीं, तो पदार्थ होना बहुत जरूरी है। और जबकि देखो क्या कर रहा है, जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना, समझ लो ज़्यादातर शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाना। किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न भी हो सकती है, दोनों का आंसर एक जैसा भी आ सकता है और दोनों का आंसर अलग अलग भी आ सकता है। जैसे मैंने अभी बोला जल का अणु, तो जो जल था ना, उसमें जो अभिक्रिया थी प्रथम कोटि की थी, लेकिन आणविकता 2 थी उसमें। 2 क्यों थी, एक तो आपका सुक्रोज था और एक जल था, तो 2 अणु है ना, तो आणविकता तो 2 हो गई, लेकिन कोटि कौन सी है, प्रथम। क्यों है प्रथम, क्योंकि जल को गिना नहीं जाता है। समझ में आ गया होगा मेरी बात, ये सारी चीज़ें हिसाब याद कर लेना क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के आंसर को अब एक बॉक्स बना दो, और एक बॉक्स में क्या डालो, अब अभिक्रिया की आणविकता और एक बार अभिक्रिया की कोटि, और दोनों के बॉक्स लिख दो आप इसके अंदर। और जिसे एक क्वेश्चन याद ना है ना, एक में तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा भर देना, एक में अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा भर देना। दूसरे पॉइंट में उदाहरण अभिक्रिया की कोटि का और अभिक्रिया की आणविकता का, बनेंगे 2 पॉइंट और ख़त्म। हाँ जी, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में, अर्धायु क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय बताना है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, सुनिए भी क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 को पूर्ण करने में, इससे पहले बताया था मैंने 1/2, 1/2 का मतलब आधा भाग, और जब आधा भाग होता है उसे कहते हैं अर्धायु काल, इससे पहले वाला। लेकिन अब आधा भाग नहीं है, अब कितना भाग है, 3/4। पूर्ण करने में लगा समय, अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का दुगना होता है, सिद्ध कीजिए। तो ये मैं डेरिवेशन सिद्ध कर चुका हूँ, बस आपको याद रखना ये x का जो मान है ना, एक बार तो हमें 1/2 लेना है, a/2, और एक बार लेना है 3a/4। तो यहाँ पर 2 मान धरोगे, इसी वाले फॉर्मूले में x का जो मान है a/2 धरोगे, एक इक्वेशन बनेगी, और दूसरी बार में x का मान 3a/2 धरोगे, 2 और दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो ये कह रहा है अर्धायु काल, अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का कितना होता है, दुगना होता है, यानी t 3/2, और अर्ध क्रिया यानी T1/2 का कितना हो जाएगा बोलो, दुगना हो जाएगा, दुगने से गुना कर दोगे। इस प्रकार का कुछ आंसर आएगा आपका, और आ भी रहा होगा क्वेश्चन बैंक में। पेज नंबर भी डाल रखा है मैंने कि कौन से पेज पे क्या क्वेश्चन है। यदि आप चाहते हो मैं अभी करूं तो मैं अभी करके समझा सकता हूं, करवा रखी है मैंने बहुत अच्छे से। यदि आपको समझ में ना आए ना, कभी मुझसे फ़ोन करके मुझे बता सकते हो, और कल शाम को 2 घंटे की क्लास फिर चलेगी, और फिर भी आपको समझा दूँगा मैं। क्वेश्चन है आपके सामने, नदी तथा समुद्र के मिलन बिंदु पर डेल्टा बनने का कारण बताओ। पढ़ रखा है आपने बहुत अच्छे से, याद भी है, एक बार रीडिंग लगा लो, रिफ्रेश हो जाएगा माइंड आपका। नदी के जल में मिट्टी, रेत आदि कोलाइडी विलेन के रूप में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि जल में रेत SiO2 परिक्षेपित रहता है, जबकि समुद्री जल में NaCl जैसे लवण विलय रहते हैं, जो विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है, जो आयनों में टूट जाए, Na+ और Cl- में। इन जलों के मिलन बिंदु पर समुद्र के NaCl द्वारा नदी के कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है। स्कंदन मतलब है प्लस और माइनस वाले एक पास आ जाते हैं और मिलकर उदासीन हो जाते हैं, और जिससे मिट्टी और रेत आदि इकट्ठे होकर डेल्टा का निर्माण करते हैं। और विश्व का सुंदरवन डेल्टा, हमारे भारत का सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे सुंदर माना जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया का है, ये मैंने मेरे ख्याल से नोट पॉइंट में आपको लिखवा रखा होगा सारी चीज़ें, देख लो। इस क्वेश्चन के बाद चला देते सेकंड।
रच्छी कोलाइडी की शक्ति को स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा निम्न प्रकार है। आवाज़ नहीं किसी पीछे। किसी एक क्वेश्चन और पढ़ा होगा ना, द्रव विरोधी कोलाइडी, द्रव स्नेही कोलाइडी जल के साथ आसानी से संपर्क में आ जाते हैं, जल के साथ संपर्क में नहीं आ पाते हैं। किसी द्रव स्नेही कोलाइडी की स्वर्ण संख्या उसकी मिलीग्राम में वे भार है जो गोल्ड सोल के यानी गोल्ड विलियन के 10 मिली में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलियन के 1 ml को डालने पर सोल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। यानी लाल रंग से नीला रंग होने नहीं देता, उसे रोकने के लिए जो नंबर है वो आपका कौन सा नंबर माना जाएगा? स्वर्ण नंबर माना जाएगा। तो परिभाषा क्या है? किसी द्रव स्नेही कोलाइडी की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह संख्या है। यहीं से बहुविकल्प क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर्ण संख्या को किस में नापा जाता है। ऑप्शन आएगा मिलीग्राम, मिलीलीटर, किलोग्राम। तो किस पर टिक लगाना है? मिलीग्राम पर टिक लगाना है। जो गोल्ड सोल के 10 ml में, कितने ml लेते हैं उसमें? 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलियन के 1 मिली को डालने पर सोल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। ये उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण संख्या के नाम से उसे हम जानते हैं। स्वर्ण संख्या में ये इतने याद कर लेना तो भी आपका काम चल जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन देख लो। ब्राउनी गति पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है ये क्वेश्चन। और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपके जो पेपर में आ रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में 4 अंतर। इसे समझाऊं? पढ़ लोगे क्वेश्चन? हार्डी-सुलजे का नियम ये पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत कण संचलन, स्कंदन अपॉन टिंडल प्रभाव, इन्हें याद कर लेना आप। पी ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषता है, ये उसे क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन जरा समझ लो। ऐसे 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा। एक है पी, डी और एफ, और 3 और एस चैप्टर है नहीं, एस 11th क्लास में है। PDF पी ब्लॉक। ये वाली डेफिनेशन याद ना करके आपको जब मैंने नोट्स बनवाए हैं तो नोट्स में मैंने सिंपल सी वो डलवाए मैंने आपके पास। पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ऐसे मैंने डी वाली याद करवाई है। वे तत्व परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लेकिन डी पर जाने से पहले वो एस और पी से होकर गुजरते हैं, इसलिए उसे संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं हम। और एक है आपके पास, हाँ तो समझ में आ गई होगी बातें। इसके बारे में सुन लो, रीडिंग लगा देता हूँ। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP6 होता है। इन तत्वों में NS उपकोष पूर्ण भरा होता है, जबकि NP उपकोष में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक भरते हैं। आवर्त सारणी में 13वें वर्ग में और 18वें वर्ग तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं तीनों होती हैं। इन्हें पी ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में स्थित होती है। या इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है? पी उपकोष में आता है। क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? सभी हैलोजन रंगीन होते हैं। इसका कारण ये है कि इसके दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके इलेक्ट्रोड उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, जबकि शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है। हैलोजन का रंग वास्तव में इस उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। बस यदि आपने 4 लाइन याद कर लोगे ना, उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। सारी चीज़ें समझ में आई होगी बात है इसकी भी यहाँ तक। सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन एक द्रव है, जबकि आयोडीन ठोस है। कारण स्पष्ट कीजिए। आयोडीन का अनुभार तथा आकार दोनों ब्रोमीन से अधिक है। आयोडीन अणु के मध्य लगने वाला आणविक आकर्षण बल ब्रोमीन की तुलना में क्या माना जाता है? अधिक। इसलिए आयोडीन ठोस है और ब्रोमीन क्या माना गया? द्रव माना गया। तो एक का भार 1 से ज़्यादा है, इसलिए एक ठोस अवस्था में और एक किस अवस्था में? द्रव। यदि इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन पूछा यही जा रहा है कि एक तो द्रव है और एक क्या है आपके पास? ठोस है। तो क्यों है? बस नाम बदल दिए, ब्रोमीन और आयोडीन की जगह नाम बदल दिया, लेकिन क्वेश्चन द्रव और ठोस वाला है। तो यही आंसर लिखना है। पर जहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है वहाँ वो वाला शब्द आ जाएगा, और जहाँ पर आयोडीन आ रहा है वो शब्द आ जाएगा। नहीं समझ में आई मैंने क्या बातें बोली है? इस तरह से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन देख लेना। HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? आंसर देखना जरा इसको। HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन हो जाने के कारण ये द्रव है। संगुणन मतलब आपस में पास पास में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? HF में। और जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसी कारण वो क्या है? गैस। वो दूर दूर रहते हैं। याद रखना, HF में पास पास आ रहे हैं हाइड्रोजन बंध, उनका संगुणन हो रहा है, इसलिए वो द्रव है। जबकि HCl के अणुओं के मध्य वो दूर दूर हो रहे हैं, इसलिए वो गैस है। इसमें भी वही बातें लागू होएगी। यदि पेपर में द्रव और गैस वाला आ जाए तो याद रखना द्रव वो है जहाँ पे संगुणन होकर पास आ रहे हैं, वहाँ पे नाम बदल देंगे। HF की जगह दूसरा आ सकता है। और यहाँ पे क्या आपके पास? HCl की जगह दो। पर यार इससे पहले वाला था ठोस और द्रव वाला, ये द्रव और गैस वाला। दोनों की लैंग्वेज याद करनी है। एक में बंद बन रहा है और एक में बंद नहीं बन रहा है, ऐसा है। एक ही क्वेश्चन है, प्यारा सा पढ़ा है। HCl का क्वेथनांक HF से कम क्यों होता है? हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वेथनांक HCl से हाइड्रोजन तक बढ़ते हैं। HF का क्वेथनांक अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण असामान्य रूप से इन सबसे क्या है? उच्च है, यानी अधिक है। ये दो लाइन के क्वेश्चन आंसर है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। पेज नंबर कौन से पे है ये भी मैंने डाल रखा है, लिख रखा है सारी चीज़। उत्कृष्ट गैसें आखिर ये क्यों होती है? इनके द्वारा बनाए गए सूत्र बताओ। देख सुन लो। उत्कृष्ट आखिरी गैसों के सभी कक्ष पूर्ण भरे होने के कारण। देखो आखिरी क्या है? आपने नाम सुनो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन सुना है ना। उनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं ना तो भाइतम पूर्ण होता है। ना तो इलेक्ट्रॉन वो ले सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देकर समझे तो आपने सुना होगा नियोन। नियोन का सुना है परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो 2,8। आर्गन सुनिए आपने, कितना होता है? 18। 2,8,8, तो लास्ट में देख रहे होगे 8 है, तो 8 होने पे पूर्ण माने जाते हैं। पूर्ण का मतलब है नए इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, नए इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो वही कह रहा है। तो ये सभी भाइतम जो कक्षा होती है वो पूर्ण होती है, पूर्ण भरे होने के कारण, और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है, इसलिए वो क्रिया नहीं करते। इन्हीं तत्वों के आयनन विभव स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं, इसलिए रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। और ये कह रहा है 2 सूत्र लिखो, एक है जिनोन फ्लोराइड और एक है जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें। और एक क्वेश्चन 2 लाइन भी आंसर है, नीचे दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में आपके पास। उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव के मान ऊँचे होते हैं, समझाइए। उत्कृष्ट गैसों के उच्च आयनन विभव इनके उच्च स्थायी NH2 और NP6 विन्यास के कारण ऊँचे होते हैं। ऊँचे क्यों हो रहे हैं भाई? जिसके परमाणु क्रमांक ही पूरा हो चुका है, इतनी क्षमता है इन्हीं के इलेक्ट्रॉन वो त्यागे, जब त्यागते थे तो इसलिए सारी चीज़ें। आप आखिरी गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे में क्लास में भी सुनूँ आपसे, बट हाँ, आखिरी गैसों की विशेषताएं। आखिरी गैस साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती। अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेती? क्योंकि भाइतम इलेक्ट्रॉन कोष पूर्ण होते हैं। समस्त आखिरी गैस रंगीन, गंधीन और स्वादहीन होती हैं। आपसे पूछा जाए पेपर में 2-3 आखिरी गैसों के नाम बता दो, आप बता देना हीलियम, नियोन और आर्गन। 2 गैसों के नाम तो वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, नियोन और आर्गन। ये सभी एक परमाणु के होते हैं। एक परमाणु मतलब देख रहा होगा N की के नीचे 2 नहीं लिख रहा, ना ही AR के नीचे 2 H2, तो ये एक परमाणु को होती है, समझ रहे हो। ये सारी गैस कितने परमाणु से मिलकर बनी है? एक परमाणु से। सभी गैसें रंगीन, गंधीन और स्वादहीन है, और ये सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। अगला क्वेश्चन है, हीलियम का प्रमुख स्रोत बताओ। हीलियम का प्रमुख स्रोत मोनेजाइट सैंड है, जो कि एक रेडियोएक्टिव खनिज है। इससे प्राप्त होता है एक प्रकार के रेडियोएक्टिव पदार्थ। हीलियम तथा रेडोन को रेडियम के रेडियोएक्टिव विखंडन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो रेडियम है, तो रेडियम को जब वो अपघटन करते, रेडियम है क्या? रेडियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है। और रेडियोएक्टिव पदार्थ होता क्या है? जो ऑटोमेटिक अल्फा बीटा गामा लिखा ले। अल्फा का देखो हीलियम है ना, इस हीलियम को अल्फा कण कहते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में हीलियम को। तो देखो 2 चीज़ों में तोड़ रहा है ये, एक तो रेडोन और हीलियम में। परमाणु क्रमांक देखना दोनों के सेम है, 88, 86 और 2 जोड़ो, ये कितना है? 226, 222 और 4 कितने होते हैं? 226 होते हैं। सारी चीज़ें ये आपके पास। हेवर विधि से अमोनिया नहीं पढ़ाने में, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हेवर विधि से अमोनिया पढ़ लेना, इसके 2 प्रमुख गुण और 2 उपयोग पढ़ लेना। क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। एक चीज़ और याद रखना, ये 3 रिएक्शन जरूर पढ़ना, AgCl से, Cl2 से और CuO से इसकी अभिक्रिया। यदि नोट्स में ना मिले तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना, नोट्स में मिल जाए तो अच्छी बात है।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हैलोजन की स्थिति। हैलोजन तत्व जानते हो ना, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें, ये रहे तत्व। परिभाषा देखना इसकी ज़रा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को फ्लोरीन तथा एस्टोडीन के साथ आवर्त सारणी के 7th उपसमूह में रखा गया है। 7th के प्रथम 4 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन कहते हैं। हैलोजन शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्द, एक हेल्स और जेन्स से हुई है, जिसका अर्थ है समुद्री लवण पैदा करने वाला। ये सभी तत्व अपने लवण के रूप में समुद्री जल में पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें हैलोजन तत्व कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कभी पूछता हूँ इन्हें हैलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि समुद्री तत्व है। साथ में ये तत्व मुख्य रूप से 5 होते हैं, लेकिन चारों के नाम है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, 2,7। क्लोरीन का 17 है, 2, 8, 7। ब्रोमीन का 35 है, 2, 8, 18, 7। और आयोडीन का 53, 2, 8, 18, 18 और 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बाउ के नियम से आते हैं बनाने। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन, यदि पेपर में आ गया तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका पेपर में? डिकेन विधि द्वारा क्लोरीन को यौगिक निर्माण की सचित्र वर्णन करिए। और इसके महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी आपको पेपर में लिखनी है। 4-5 बार ये पेपर में आ चुका है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। आपको नोट्स में भी है और क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल को यौगिक निर्माण की विधि। पढ़ लोगे से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बना लोगे आप। संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? धात्विक का मतलब है धातु क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सिंपल लैंग्वेज में। सीबीएसई में, एनसीईआरटी में ऐसे आते हैं कि संक्रमण तत्वों के धातु ही क्यों बनाए जाते हैं, ये धातु क्यों होते हैं। तो देखना जरा, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनके आयनन ऊर्जाएं निम्न होती है तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। अनेक रिक्त कक्षक मतलब है इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जा सकते हैं। यही कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करता है। और धातु के अंदर यही गुण होता है, धातु को गर्म करा जाता है, धातु को पिघलाया जाता है। वो तभी तो ये चीज़ें हो पाएगी जब उसमें बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक होएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जाए और इलेक्ट्रॉन आ जाए गर्म करने के बाद। इसलिए संक्रमण तत्व हमारे धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है विलयन में Cu+ आयन रंगीन है जबकि Cu+ आयन रंगीन है। देखो 2 वर्ड है, एक है रंगीन कलरलेस और एक है रंगीन कलरफुल। कॉपर का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बना लोगे। इसमें आपने देख रहे होगे लास्ट में D पे 10 है, और जब D पे 10 है ना, D पे 10 का मतलब इलेक्ट्रॉन पूर्ण है ना। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं और युग्मित होने पे इलेक्ट्रॉन कैसा माना जाएगा? वो रंगीन। और जब कॉपर का बनाएंगे लास्ट में देखा कितना लिख रहा है 3D9, और 3D9 का मतलब है एक बॉक्स खाली है, एक कक्षक, और एक बॉक्स खाली हो तो उसे किस नाम से जानेंगे? वो रंगीन। समझ में आ गया होगा। 2 लाइन में इसकी परिभाषा ये है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्षक पूर्ण हो तो वो आपके रंगहीन होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण ना हो, बाह्यतम कक्षक अपूर्ण हो, तो वो आपके रंगहीन होते हैं। बस ये चीज़ है आपके। और ये पेपर में MCQ की जगह दूसरा भी आ सकता है, इसी तरह से करना है आपको। सुनिए क्वेश्चन क्या है, आंतरिक अंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं? सिंपल सी परिभाषा वही है, वे तत्व परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोश में प्रवेश करता है। F ब्लॉक के तत्व। क्वेश्चन बैंक में क्या कह रहा है, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन N-2, मैंने जो आपको नोट्स में लिखवा रखी आज तक याद है मुझे, वे तत्व परमाणु जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले वाली कोश में प्रवेश करता है। बाह्यतम कोश से पहले वाली में, बाह्यतम कोश का मतलब है N, और N से पहले वाली क्या है बोलो? N से पहले वाली N-1, और N-1 से पहले वाली क्या है? N-2। तो देख रहे होगे डायरेक्ट लिख रहे हैं वहाँ पर N-2 में प्रवेश करता है। उसे हम कौन से नाम से जानते हैं? F ब्लॉक के तत्व या अंतर संक्रमण तत्वों के नाम से इन्हें हम जानते हैं। आवाज़ नहीं भाई। ये तत्व एक अलग ब्लॉक F ब्लॉक के निर्माण भी करते हैं, इसलिए इन्हें F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। F के क्यों कहते हैं? क्योंकि F पर पहुंचने से पहले उन्हें SPDF से गुजर के जाना पड़ता है, इसलिए सारी चीज़ें। संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषता याद कर लोगे इन क्वेश्चनों को अब अच्छी तरह पेपर में।